हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नाइन्थ एग्जाम्पल तक आप कर चुके हो, 5 तक तो होमवर्क ही था। और वो 10th एग्जाम्पल में मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है और ये चैप्टर से हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन चैप्टर 2 में बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट पर बेस्ड कुछ वर्कशीट है बेटा, जो मुझे करानी थी। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वर्कशीट, सर मुझे उसका डिस्कशन करना है। वो डिस्कशन मैं आज ही करूंगा, अभी करूंगा। पहले बेटा 10th एग्जाम्पल एक बार आप देख लो। बाबू, कहता है आपको कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, सब्सिडीज और एनडीपी एट एफसी, यानी कि बेटा ये डोमेस्टिक इनकम भी है। मैं अभी बात कर चुका हूँ आपसे बेटा, डोमेस्टिक इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनडीपी एट एफसी एंड नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनएनपी एट एफसी। बाबू, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कोई एक तरीका नहीं हो सकता, पहली बात तो आप ये समझ लो। दूसरी बात बेटा, स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है, इट इज योर चॉइस। क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में एक नहीं बेटा 5 टर्म गिवन है और 4 एक जैसी सेंस की गिवन है। अब आप जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना कम काम करना पड़ेगा, और जितना हार्ड वर्क करने का मूड चल रहा है, अब वो ये क्वेश्चन 20 मिनट में भी ना खत्म हो आपसे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब इसने कहा ना डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और मुझे 4 टर्म सिमिलर सेंस की दिखाई दे रही हैं, तो मैंने क्या सोचा कि मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना एक ऐसी टर्म देखूंगा जहां जिसमें सिर्फ जी और एन का डिफरेंस हो, बाकी आगे का सारा पोर्शन सेम हो, ताकि सीधा डेप्रीसिएशन निकले, ताकि मेरी मेहनत कम हो। समझ में आ रही है बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बाबू आप खुद देखो, सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, जी और एन, बाकी सब कुछ सेम है, सीधा डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। बाबू सीधा डेप्रीसिएशन निकल जाएगा, और अगर मेरे को सिर्फ मुंह जवानी सॉल्व करना है तो डेप्रीसिएशन 7,000 रुपए आएगा। अब देख लो जरा सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म, ठीक है जी। अब किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड रखो, किसी को भी राइट हैंड साइड रखो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसने जी एन पी एम पी दिया और एन एन पी एम पी दिया, जिसको मर्जी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, जिसको मर्जी राइट हैंड साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा डैप को प्लस करना है। ये बेटा 1,07,000 गिवन है और ये बेटा 1 लाख गिवन है। और वो डेप्रीसिएशन इजिली कैलकुलेट हो जाएगा 7,000 रुपये। और ये तो हमने बेटा ऐसे ही सॉल्व कर लिया था मन मन में ही, ऐसे तो क्वेश्चन की कोई टेंशन भी नहीं होती। बाबू आगे बढ़ो, सेकेंड पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है सब्सिडीज। अगेन बेटा स्मार्ट वर्क सोचो, हार्ड वर्क नहीं। क्या सोचो, एमपी और एफसी का डिफरेंस देख लो कहाँ है, बाकी सब कुछ सेम मिल जाए तो बहुत अच्छा। बाबू एमपी और एफसी ये देखना, जी एनपी एफसी, जी एनपी एमपी, सिर्फ किसका फर्क है, एमपी और एफसी का, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठा लो, ये 95,000 दिखाई दे रहा है, ये 1,07,000। अब ये मत कहना मुझे मैंने सॉल्व हो गया 12,000, बेटा वो एनआईटी की बात हो सकती है, मुझे यहाँ सिर्फ सब्सिडीज निकालनी है, ठीक है ना जी। तो सब कुछ भी मुझे मानी करने ना बैठ जाना। बाबू जी एन पी एम पी और जी एन पी एफ सी, ये दो टर्म गिवन है, एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी, ठीक है। जी एन पी एम पी 1,07,000 था, ये बेटा 95,000 था। बाबू उसके बाद एनआईटी कैसे बनता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये माइनस में जाएगा। बाबू आईटी भी क्वेश्चन में गिवन है 14,000, ये देखो आईटी भी गिवन है 14,000, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बाबू सब्सिडी अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव, 12,000 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो बाबू सब्सिडीज डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई 2,000, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात बाबू। और लास्ट बात कहता है एनडीपी एट एफसी। अब आपको देखो, जहां आपने डेप्रीसिएशन निकाल दिया, जहां आपने सब्सिडी निकाल दिया, आईटी पहले से था, अब आपको पता है क्या फील होगा कि एनडीपी एट एफसी तो मैं पता नहीं कितने से निकाल दूंगा, शायद किसी को भी चूज कर लो, मैं सबसे निकाल सकता हूं। मैं फिर आपको वही बात समझाऊंगा बाबू, चूज ऐसा करना जिसमें सिर्फ एक ही चेंज करके सीधा आंसर मिले। कोशिश करो एनडीपी एट एफसी के आसपास की कोई टर्म मिल जाए। ये देखना थर्ड टर्म एनडीपी एट एमपी, ये कितना अच्छा है, सिर्फ एक एनआईटी अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो सब कुछ मिल जाएगा।
तो मैंने चूज किया एनडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए। एनडीपी एट एफसी निकालना है, एनडीपी एट एमपी गिवन है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। बाबू ये शायद गिवन है 1,04,22, ठीक है, 1,04,22 गिवन है, माइनस करना है एनआईटी को, आईटी माइनस सब्सिडी। बेटा आईटी क्वेश्चन में था 14,000, सब्सिडीज अभी मैंने कैलकुलेट करी 2,000, यानी कि इसमें से 12,000 रुपए माइनस करने हैं। बेटा माइनस कर दोगे तो आंसर आ ही जाएगा। देखना जरा आंसर 7,000 2,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन के साथ ना बस एक चीज का मेरे को लगता है बड़ा दुख कि एक ही है और वो मेरे को ही करना पड़ता है, तो आपका नंबर कभी आता नहीं ऐसा सोचने का। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं, रिपीट कर लेना इसको, थोड़ा सोच भी पाओगे क्या करना। ठीक है, बाकी बेटा मैं भी एक बार स्क्रीन पर ले आता हूँ, वो वर्कशीट्स आप निकाल लो और वर्कशीट सॉल्व करना शुरू करो। मैं ही डिस्कस करा देता हूँ, सब सामने देखना मित्र। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें से क्या क्या बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है बाबू, सबसे ज्यादा बात दिमाग में रखना, मीन्स पोर्शन। क्या था डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन्स पोर्शन? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद है शिप्स एंड वेसल और फिशिंग वेसल वाली बात और इंडियन एम्बेसी वाली बात। ठीक है जी, सब सामने देखना मित्रों। कहता है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। बाबू ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या? नहीं, नहीं बाबू, लंदन ये तो कंफ्यूज करने के लिए कि इंडियन कंपनी है लंदन में। बाबू लंदन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? कभी इंडिया हो सकता है क्या वो? नहीं। आगे बढ़ो, इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये इंक्लूड पोर्शन का थर्ड पॉइंट है। इंडियन एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में वो इंडिया ही है। आगे बढ़ाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अरे किसका ऑफिस है? बात की बात है, इंडिया के अंदर है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ाओ जी, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना, भैया चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी है वो। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है किसकी है? इट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ चाइना, तो इंडिया की टेरिटरी नहीं है। सिर्फ सेकंड और थर्ड में मैंने भी हाँ करी है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, कंपनी तो इंडिया में, कौन ओन करता है मुझे मतलब नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ रशिया ओनली, बाबू ये इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ाओ, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, बेटा न्यूयॉर्क में ऑफिस है, इसका मतलब नहीं, तो बाबू ये हमारी टेरिटरी नहीं है। कहता है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, बाबू अमेरिका में दिया है, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कहाँ से हो गई? और बाबू कहता है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर है ना, चाहे किसी भी फॉरेन बैंक की है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इट इज इंडिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई सारी बात? आपने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा। बाबू लास्ट बात, वर्कशीट नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं बाबू इनमें से कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन नहीं। कहता है इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, बाबू ये है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट या नहीं है? मैं वैसे बता देता हूँ, मुझे नहीं पता आपको याद आएगा कि नहीं। इंक्लूड पोर्शन, डज नॉट इंक्लूड पोर्शन के सेकंड पॉइंट में इसकी जैसी बात थी, याद है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, और वही बात, अगर आप इंडियन एम्बेसी पे सोच रहे हो तो इंडियन ऑफिशियल पे भी सोच लो। अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, काम करने वाला ऑस्ट्रेलियन है, याद है यही एग्जांपल दिया था, तो बाबू वो सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलियन ही बना रहेगा ना। अगर बाबू इंडियन ऑफिशियल काम कर रहा है, वो भी इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें काम करने वाला इंडियन है, दिन रात इंडिया में काम कर रहा है, जब उस टेरिटरी को इंडिया माना जा रहा है, तो काम करने वाला कभी बन सकता है क्या यूएसए का रेजिडेंट? वो तो इंडिया का ही बना रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ, a Japanese tourist who stay in India for 2 months, बाबू टूरिस्ट है, 2 महीने के लिए इंडिया आया, कोई फर्क पड़ता है क्या? इंडियन बन जाएगा? मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ाओ,
इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। भाई क्रिकेट मैच देखने से पाकिस्तानी हो जाओगे क्या? इंडिया नहीं बने रहोगे भैया, डोमेस्टिक सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही हो। ए में भी सी में भी। आगे बढ़ो। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन अ ईयर। सर याद है आपको? ये फोर्थ पॉइंट है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप उसी और आप किस देश के रेजिडेंट बने रहते हो जहां को बिलोंग करते हो। इसमें एक्सेप्शन है 1 साल भाई, ठीक है ना। उसने क्लियर बोल दिया कि लेस देन 1 ईयर काम करा है बाबू। इंडियन वर्किंग इन यूएन ऑफिस, इंडियन कहाँ बिलोंग करते हो? इंडिया को, इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट बने रहोगे। आगे बढ़ो। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। बाबू अगेन सेम बात है, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली बात लगेगी, पॉइंट नंबर 4 लगेगा। बाबू अगर कभी पीरियड स्पेसिफाई ना करे, इसमें तो था लेस देन 1 ईयर, इसमें बताया ही, तो आप लेस देन 1 ईयर ही मानोगे। एक्सेप्शन तब लगाएंगे जब आप पीरियड डिटरमाइन करोगे। आपने नहीं दिया, हम क्यों बताएं? तो वो सेम बात लगी रहेगी, जिस देश को बिलोंग करते हो उसी देश के रेजिडेंट बन जाओगे, अगेन इंडियन ही होगा। आगे बढ़ो। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अमन टू सी द ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए आए हैं वो, और वो इंडिया का रेजिडेंट बनेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। बेटा इंडियन मुस्लिम है, अगर हज के लिए गए हैं तो क्या हो गया? वापसी तो हो गई ना, ठीक है ना, इंडियन ही बने रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, कल लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। बाय बाय।